नौकरी पेशा लोगों को टैक्स रिजीम चुनने का समय आ गया है। आई एम श्योर अगर आप ऑफिस में हैं किसी तो मेल जरूर आ गया होगा आपको कि अपने टैक्स रिजीम चुन लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि नई और ओल्ड में से कौन सी टैक्स रिजीम किसके लिए बेहतर है, ये थोड़ा समझना पेचीदा है आज भी। हालांकि एक अरसा हो गया नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किए हुए, लेकिन आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके हिसाब से उनके लिए बेस्ट टैक्स रिजीम कौन सी होनी चाहिए। इसीलिए आज हमने सोचा कि तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए आज हम चर्चा करें खास मेहमानों के साथ, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के अंतर को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बुनियादी बातें क्या क्या हैं, और जानेंगे कि होम लोन या एजुकेशन लोन लेने वालों को किस टैक्स रिजीम को चुनना बेहतर होगा, और अगर किसी की आमदनी 7 लाख तक की है, उससे ज्यादा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल में बात इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। सैलरीड क्लास लोगों के लिए नया कारोबारी साल शुरू होते ही एक बड़ी दुविधा सामने आ गई है। ये दुविधा है टैक्स रिजिम सिलेक्शन की। ओल्ड टैक्स रिजिम चुने या न्यू टैक्स रिजिम। ऑफिस से इनकम टैक्स रिजिम चुनने और टैक्स डिक्लेरेशन को लेकर मेल भी आ रहे हैं या आ चुके हैं। कर्मचारियों को कोई एक टैक्स रिजिम को चुनना है ना बड़ी दुविधा। ऐसे में हम इस दुविधा का समाधान लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि किनके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेहतर होगा। सबसे पहले नए टैक्स रिजिम की बात करते हैं। सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को थोड़ा और आकर्षक बना दिया है। मतलब कि अब यदि कोई टैक्स पेयर नई टैक्स रिजिम चुनता है तो उसे 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इस तरह जिनकी कुल सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपए है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं। इस व्यवस्था में उन लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा जिनकी सालाना आमदनी 5.5 लाख रुपए है। इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है, यानी 5.5 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स 0 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी आमदनी 7.5 लाख से अधिक है, उनके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेहतर है। दरअसल पुरानी टैक्स व्यवस्था 80C के तहत निवेश की रकम और लिए गए लोन पर निर्भर करता है कि किसे कौन सा टैक्स रिजिम चुनना चाहिए। अगर कोई इनकम टैक्स में छूट दिलाने वाले प्रावधानों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे नई की बजाय ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। खासकर एजुकेशन या होम लोन लेने वाले या जिनके बच्चों की मोटी फीस जाती है, उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है। साथ ही जिन लोगों ने अपने बुजुर्ग पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, उन्हें भी पुरानी टैक्स रिजिम में रहने में फायदा है। साथ ही जो लोग HRA के पात्र हैं, उनके लिए भी ओल्ड टैक्स रिजिम चुनना फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों का निवेश पर जोर नहीं होता, उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है। फिलहाल तो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई होगी। सरल भाषा में कहे तो अगर आप निवेश के आदी नहीं है, बचत योजनाओं से दूर रहते हैं या आपका कोई लोन नहीं चल रहा है, तो नई टैक्स व्यवस्था इसीलिए बेहतर है क्योंकि इसमें टैक्स का रेट ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले कम है। अभी आपको तय करना है कि आपकी आय और निवेश प्लान के मुताबिक कौन सा टैक्स रिजिम आपके लिए सही बैठता है, ओल्ड या न्यू। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए पंकज मठपाल जी का, MD हैं ऑप्टिमा मनी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रुचिका भगत, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट हैं। रुचिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सुनील गर्ग साहब, जो कि जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। सुनील सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या करें, ये जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जिनको सबको मेल आ गया है कि भैया चुन लीजिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर? कौन चुने कौन नहीं, कौन सी चुने कौन सी नहीं? दीपक जी नमस्कार। देखिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं, तो अब उतना मुश्किल नहीं है। बट इन जनरल बात ऐसे शॉर्टकट मत दीजिए आप सर, हमारा शो कौन देखेगा? बिल्कुल दीपक जी, देखिए आसान चीज ये है, पहले देखिए कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ऐसे लोग जिनके पास 80C के तहत, बल्कि मैं कहूंगा कि 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे सेक्शंस हैं चैप्टर 6A में, तो यदि वो एलिजिबल है, आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको देखना होगा। उसके अलावा आपने होम लोन लिया हुआ है, लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आप
2 लाख रुपए का साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बेशक 1.5 लाख रुपए तो वैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट में आपके जा ही रहे होंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं भी होगा तो 80C की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आपका मेडिक्लेम, उसके 25,000 रुपया आप अगर मिनिमम पे कर रहे हैं, प्लस एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से आपको जो मेन चीजें हैं वो भी देख लेंगे। उसके अलावा आपका एजुकेशन लोन, आपका या आपके बच्चों का जैसा भी आप अगर पे कर रहे हैं वो सब आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि डिडक्शंस काफी हैं तो फिर काफी हद तक ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर रहेगी। अगर ये सब नहीं है और मान लीजिए सिर्फ 1.5 लाख का ही आपका इन्वेस्टमेंट है 80C के लिए, लेकिन लोन नहीं है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम काफी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। और इनफैक्ट पंकज जी, हमें जितनी क्वेरीज हमारे पास आई हैं उसमें ज्यादातर लोग यही हैं जिनके पास जॉब तो है पर कोई लोन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, एनपीएस पे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब वो अभी वो अपनी लाइफ फुल ऑन जी रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है इसमें कि भैया हम कौन सी रिजीम चुने। रुचिका जी आप भी बता दीजिए, खास तौर से मैं फोकस्ड होकर ऐसे ही लोगों की बात कर रहा हूं सबसे पहले कि जॉब पर तो आ गए हैं बट कोई लोन नहीं है, कोई एनपीएस में कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, उनके लिए कौन सी रिजीम बेहतर हो सकती है मैम? देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम है बेसिकली उसका मोटो ये है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपने कहीं लोन नहीं ले रखा है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका न्यू टैक्स रिजीम ही आपको बेनिफिट देगा। अगर आप कंपेयर करें कि आप 80C में 1.5 लाख का ले लेते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लेते हैं और आपकी सैलरी जो है वो 15 लाख रुपए तक की है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C की डिडक्शन के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अप्रोक्सीमेटली आपका टैक्स 2,02,000 के करीब बैठता है। और यही अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में देखूंगी तो 1.5 लाख का बैठता है, तो मोटा मोटा मेरा 52,000 का फर्क तो यही आ गया। तो इसमें अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप न्यू टैक्स रिजीम में बेटर है। बट स्टिल डिसीजन मेकिंग करने से पहले बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ऊपर ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, हमारी इनकम टैक्स की साइट पे भी कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप एक बार कंप्यूट करके जरूर देखिए कि आपको किस में बेनिफिट है, आप वही वाला रिजीम ऑफ कीजिए। इनफैक्ट सैलरी क्लास के लिए तो आप देखिए ना कितना फायदा है, आप हर साल ओल्ड न्यू पे शिफ्ट कर सकते हैं, आपको उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो आपको जो मोस्ट बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कीजिए। ऑलराइट, गर्ग सर, कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी न्यू टैक्स रिजीम की जिनको ध्यान में रखना है और ये तय करते हुए कि किस रिजीम में मुझे जाना है, क्योंकि लग तो बड़ी खास रही है, खास तौर से उन लोगों के लिए तो बहुत ही टेम्पटिंग है जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, लोन नहीं, सॉरी जॉब है बट लोन नहीं है, एनपीएस वगैरह कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं, तो उनके लिए तो सीधा सपाट यही सलाह दे दी जाती है। बट इसके अलावा कोई और लिमिटेशंस तो नहीं है सर इसके? देखिए दीपक जी, जो कैलकुलेटर की बात हो रही है तो हम पहले तो एक थंब रूल बताते हैं अपने दर्शकों को कि कहाँ आपको चूज करने में आसानी रहेगी। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और 2,62,500 की डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, मतलब राउंड फिगर में 2,75,000 रुपए की, अगर ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड रिजीम में रहिए वरना नए में आ जाइए। और 15 लाख रुपए में 3,75,000 रुपए पे वो आपको ब्रेक इवन कर जाता है। 3,75,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप ओल्ड में रहिए वरना न्यू में आ जाइए। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जैसे शुरू में बताया पंकज जी ने कि 5 लाख और 7 लाख की लिमिटेशन है, 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, ओल्ड रिजीम में टैक्स है लेकिन 87A का बेनिफिट मिल जाता है, और नए रिजीम में 7 लाख रुपए का बेनिफिट दिया। इसका मतलब है कि जो 2 लाख की छूट है 80C और एनपीएस वाली 80CCD वो इनबिल्ट छूट कर दिया नए रिजीम में भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होम लोन आपके पास है या आप 2 लाख की छूट क्लेम कर सकते हैं, और आपको पता होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में होम लोन में छूट नहीं मिलती है, नए रिजीम में पुराने में मिलती है आपको। यहाँ पे एजुकेशन लोन ले रखा है, जो बड़ी डिडक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, वहां अगर आप हैं तो फिर आपको ये जो मैंने आपको कैलकुलेटर समझाया कि 375 और 262 वाला वो अप्लाई कर लीजिए। ऑफ कोर्स अगर आप 2 लाख का होम लोन की छूट ले रहे हैं और 2 लाख की ATC CCD में छूट ले रहे हैं तो आपको पुराना रिजीम में रहना बेहतर है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात आ रही है जिन एम्प्लॉइज को HRA मिलता है, और आपको पता होगा सैलरी का बहुत बड़ा कंपोनेंट HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और नए रिजीम में हाउस रेंट अलाउंस की छूट भी नहीं है। इसलिए एम्प्लॉइज के लिए बहुत बड़ी दुविधा है कि HRA के साथ हमको डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसकी कैलकुलेशन करना। तो ऑफकोर्स आपको कैलकुलेटर में चले जाना चाहिए। और इसमें एक और पेच आ गया है अब कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में जाना है या HRA में जाना है। अगर आप
आपका एम्प्लॉयर, बहुत सारे एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमें आप रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 10% ही परक्यूजिट वैल्यू लगती है। तो ये कुछ चीज़ें अभी टेक्निकल है, इन बातों के जवाब आने बाकी हैं, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयज के दिमाग में। इसीलिए तो सारे एम्प्लॉयज हमें मेल कर रहे हैं कि साहब इस पे एक शो करिए, अभी कंफ्यूजन दूर। पंकज जी, आप थोड़ा दूर कर पाएंगे? ये वाकई में देखिए, एचआरए का जो टैक्स बेनिफिट है वो एलिमिनेटेड है, साथ ही साथ में एलटीए का भी, अगर मैं सही हूं तो वाकई में कंफ्यूजिंग स्थिति तो है। थोड़ा सा क्लियर करिए सर कि क्या करना चाहिए फिर। बिल्कुल, देखिए न्यू टैक्स रिजिम में बहुत ही कम डिडक्शन हैं जो अलाउड हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में है, ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में। लेकिन ज्यादा करके जो एप्लीकेबल होता है, जिसकी कोई भी टैक्स पेयर मांग करता है, वो है चैप्टर 6A के डिडक्शन, यानी कि 80C, 80CCD1B, 80D यानी कि मेडिक्लेम, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, इवन डोनेशन, या फिर आपका एजुकेशन लोन। ये सब डिडक्शन जो होते हैं ये काफी फायदा कराते हैं। उसके अलावा होम लोन जो है, ये क्योंकि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। अब क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में ये सब नहीं है, इसके लिए ज्यादातर अगर आपके डिडक्शंस हैं, और देखिए खासतौर पे दीपक जी, अगर आप पुराने टैक्स पेयर हैं तो आपने पहले से प्रोविजन किया हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से आप बंद कर देंगे, आपका प्रीमियम हो या आपका कोई लोन जा रहा हो, तो बेशक वैसे में ज्यादा चांसेस हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम ही आपके लिए सूटेबल रहेगी। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और कितना डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अदरवाइज आप यदि नए टैक्स पेयर हैं तो क्योंकि यहां पर अगर आपके डिडक्शन उतने नहीं हैं तो न्यू टैक्स रिजीम ही आपके लिए सूटेबल रहेगी। लेकिन अभी जैसा पहले भी यहां पर चर्चा हो चुकी है कि आपके लिए आसान है, यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप इसे हर साल एक से दूसरे में स्विच भी कर सकते हैं। तो जैसा इस वक्त पर आपने एम्प्लॉयर को ये कह दिया कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहेंगे क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बाद में किसी वजह से आप नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर फाइल करते समय आप अपना आईटीआर उस रिजिम में फाइल करें जिसमें आपके लिए सुटेबल हो। और फिर हो सकता है कि इस साल आपने किया पर अगले साल आप माइंड चेंज कर लें, तब भी आप दूसरे रिजिम में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वक्त पर अगर गलती हो भी जाती है तो आप आईटीआर फाइल करते समय जब भी साल का अगले साल जब फाइल करेंगे उस वक्त पर भी चेंज कर सकते हैं। ओ, ये आपने इंपॉर्टेंट जानकारी बताई कि अगर माना थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। रुचिका जी, इसका मतलब ये है कि आई कैन स्विच बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। एग्जैक्टली, सैलरी क्लास के लिए एक बेनिफिट सरकार ने दिया है। आप साल के आखिर में अगर आपको लगता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा बेटर हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के इस साल रिटर्न भरिए, मगर अगले साल अगर आपको लगता है कि यू आर बेटर ऑफ इन न्यू टैक्स रिजीम तो आप न्यू टैक्स रिजीम में भरिए। इसके अंदर आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, आपकी अपनी ऑप्शन है, आप जो मर्जी ऑप्ट कर सकते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं इनफैक्ट आप, प्रोवाइडेड आप सैलरी एम्प्लॉई हैं। हाँ, बट अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम फॉर अ ईयर आपने ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद यू कैनॉट क्लेम एनी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल इन द ओल्ड टैक्स रिजीम, राइट? एग्जैक्टली। ओके, ऑल राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो भी एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बारीकी में उतरेंगे। और जिस कंफ्यूजन का गर्ग सर ने जिक्र किया है वो दरअसल पेन पॉइंट बन गया है सारे एम्प्लॉइज का। आपस में बातें भी हो रही हैं, अपने अपने सीए को हर कोई फोन लगा रहा है, लेकिन सर ने यहाँ पर एक पेन पॉइंट उछाल दिया तो सर से पूछेंगे कि उसका सोल्यूशन भी है या नहीं है, या आगे कैसे काम हो सकता है। अपने तीनों मेहमानों से चर्चा करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कौन सी टैक्स रिजीम सही है, पुरानी या नहीं, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। गर्ग सर, आप ही ने इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन उजागर किया और थोड़ा सा आप सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ जाएंगे तो बेहतर रहेगा सर। देखो दीपक जी, जहाँ रुचिका जी ने बात खत्म की थी मैं उसको ही आगे बढ़ाता हूँ। पहली बात तो और आपको पता होगा सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए सरकार ने एक सहूलियत दी है कि आप हर बार स्विच कर सकते हैं, ओल्ड में रहे नए में रहे। Correct. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे एम्प्लॉयज आजकल फ्यूचर ऑप्शन में भी काम करते हैं। शेयर मार्केट बूम कर रही है तो फ्यूचर ऑप्शन की इनकम हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाती है। इसका मतलब ये होगा कि आप बिजनेस इनकम एक बार आपने कमा ली तो वो एक बार आप नए रिजीम में आ गए तो आपको वापस पुराने रिजीम में आने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। एक बात आपको ये याद रखनी है। ओके। दूसरा, जहां तक एचआरए का सवाल है, मैंने जैसे बताया था कि हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का 40 से 50% कंपोनेंट होता है और उसकी छूट भी जो मिलती है वो 50% मेट्रोज के लिए और 40% नॉन मेट्रो सिटीज के लिए मिलती है। सबको पता है ये बात। लेकिन उसमें भी बड़ा पेज है। बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि वो रसीदें देते हैं कि हम रेंट पे रहते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं कई बार या अपने किसी रिलेटिव से ले लेते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, और शायद लास्ट वीक इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ थी जहां सीबीडी ने क्लैरिफाई किया है कि हम ऐसा कोई ड्राइव नहीं चला रहे हैं। तो सरकार उस पर भी नजर रख रही है कि आपने फेक क्लेम तो नहीं कर लिया एचआरए का, ऐसा तो नहीं है कि आपने फर्जी रसीद दे रखी है अपने एम्प्लॉय को। दूसरा जो कंफ्यूजन है हमेशा, तो अगर आपको एचआरए मिलता है और आप रेंटेड प्रिविजन में रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने फार्मूला बताया था 3,75,000 15 लाख के ऊपर अगर डिडक्शन आपकी एचआरए, एटीसीसीडी, एटीसी यानी 2 लाख का वो, और आपको एचआरए की छूट मिलाकर 375 क्रॉस कर रहे हैं 15 लाख की इनकम पर, तो चुपचाप आप ओल्ड रिजीम में रहिए, वो आपके लिए बेटर है। हाँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लेके बड़ा इशू है आजकल। बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसमें, और उसका कारण ये है कि आपको पता होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन पे जो रेंटल वैल्यू है, पैकेज वैल्यू है, वो केवल 10% है अगर 25 लाख तक की आबादी है, अगर ज़्यादा है तो 15% है। तो एक ये कैलकुलेशन आपको बड़ा इंटेलिजेंटली, और जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज है, जो मिड लेवल मैनेजमेंट के ऊपर एम्प्लॉइज है, जहां सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है, वहां पे आपको ध्यान रखना है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट सर। अब आते हैं पंकज जी, अब आते हैं उन लोगों में जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है सैलरीड क्लास का, और वो है 10 लाख की सैलरी वाला। अब इसमें कई लोग होते हैं जिनके जो टोटल डिडक्शंस हैं, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर, कई लोगों के 1.5 होते हैं, कई लोगों के 2 से ऊपर, 2.5 से ऊपर हो जाते हैं। किसके लिए, किस सूरत में बेनिफिशियल होगा अगर 10 लाख तक की सैलरी वाले लोग हैं तो? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, 10 लाख की सैलरी वाले हैं, आगे डिपेंड करेगा। कुछ डिडक्शंस तो जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन ना हो या आपका होम लोन ना हो, फिर भी चांसेस हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का तो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से ज्यादा करके ओल्ड टैक्स रिजीम ही फिर भी आपके लिए बेहतर होगी यहाँ पर। और दूसरी बात जो अभी गर्ग साहब कह रहे थे एचआरए को लेकर, मैं एक बात कहूंगा कि फर्जी रसीद देना तो कभी भी सही नहीं था, लेकिन जेन्युइनली अगर आपका घर नहीं है, पेरेंट्स का घर है और उनको आप रेंट दे रहे हैं, जेन्युइनली आप उनको रेंट देते हैं, आप तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही सुटेबल रहेगी। तो कुछ प्लानिंग और कुछ डिडक्शन, जो आपने कहा कि 10 लाख के लिए, तो मेरे हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम में यहां पर रहेंगे, यदि आपकी मिनिमम भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं। बट बिल्कुल भी नहीं है तो फिर उस केस में ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए सुटेबल हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी से समझ लेते हैं कि अगर रुचिका जी, जो पंकज जी ने कहा कि अगर सैलरी 10 लाख है, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टैक्स सेविंग स्कीम्स में, आप दूसरे डिडक्शंस वगैरह भी क्लेम कर रहे हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही रहेगा। मतलब अगर आपके डिडक्शन 2.62 लाख से ज्यादा हैं और अगर 1.5 लाख से कम है तो फिर नई टैक्स रिजीम को चुपचाप से ले लीजिए। क्या मैं सही हूं मैम, मेरा स्टेटमेंट सही है? बेसिकली कैलकुलेशन के हिसाब से यही रहता है कि अगर आपकी 262 से ऊपर है तो आप ओल्ड में जाइए, नहीं तो न्यू आपके लिए बेटर रहता है। बट आप जैसे कि अभी ये डिस्कस भी हो रहा है, तो आप 80 की बाकी डिडक्शंस भी देखिए, सिर्फ 80C नहीं देखिए। 80D है जो नॉर्मली आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आपके, इसके अलावा 80U है, 80DD है, काफी सारी हमारी डिडक्शंस है 80 की। 80E है हाउस आपका जो एजुकेशन लोन का, तो वो सारी डिडक्शंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑल राइट। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर भी चले जाते हैं, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं लोगों के। गर्ग सर, 12 लाख से ऊपर की सैलरी वाले क्या करें? उनके लिए
सिंपलेस्ट शब्दों में क्या ठीक रहेगा और किन सूरतों में ठीक रहेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको थंब रूल बताया ना, बिल्कुल हाँ, कि आपको कैलकुलेट करना है अपना। मैंने 10 और 15 लाख का बताया था, 2,62,000 और 3,75,000। तो आप 12 लाख पे कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको किसमें बेनिफिट है। मोटा मोटा ये जो आएगी फिगर 3-3.25 लाख के आसपास आएगी, कि 3-3.25 लाख के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ दीपक जी, बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो बड़ा लेसर नोन है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे ATD है, मेडिक्लेम के साथ साथ ATD सब जानते हैं, ATDD है, ATDDB है, कोई भयंकर बीमारी है या कोई डिपेंडेंट है, दिव्यांग लोगों के लिए छूट मिलती है 1-1.25 लाख रुपए तक की, वो एक छूट बड़ी अच्छी है। ATU में आपको छूट मिलती है, ATG में आप छूट क्लेम कर सकते हैं। ATEE एक सेक्शन आया था जहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 1.5 लाख की छूट थी। यानी कई बार हमें लगता है कि सरकार एक तरफ तो आप डिडक्शंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप नए रिजीम को लेके आ रहे हैं जहां पे आप डिडक्शन फ्री की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में आपने मकान लिया तो 1.5 लाख की आपका एडिशनल छूट का सरकार ने वायदा किया था। तो आपको बड़ा इंटेलिजेंटली आपको कैलकुलेट करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं रहना। एक थंब रूल है, वो अलग बात है, पर इन बातों का भी और आप अपने भविष्य को भी देख लीजिए कि मुझे फ्यूचर में अगर मकान लेना है। होम लोन में एक बात और होती है, आपको पता होगा शायद, बड़ा अच्छा एक इसमें प्रोविजन है कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ को ओनर है, को बोरोर है, तो 2 लाख की छूट मिलती है और दोनों को मिलती है 2-2 लाख रुपए। अब एक तो एम्प्लॉयमेंट में, दूसरा नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, तो कई बार आप उसका नुकसान कर देते हैं। तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि मेरे को अगर 2-2 लाख की छूट दोनों को मिल रही है और उसमें ATC में 1.5 लाख की छूट भी दोनों को मिलती है अगर रीपेमेंट के ऊपर, तो आपको ये सारे फैक्टर्स को काउंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी सर। ये एक्चुअली में ये कई लोग जो कंफ्यूज्ड होते हैं उनके दिमाग में यही चल रहा होता है। गर्ग सर, थोड़ा सा इसको आप बता सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए। अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूं न्यू टैक्स रिजीम को और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूं कि मैं ओल्ड में जाऊं या नहीं, लेकिन मेरे प्लानिंग्स हैं, इस साल के मेरे प्लानिंग्स हैं कि मैं घर ले लूंगा अपने लिए। अभी पेरेंट्स के घर से मैं अपने घर में शिफ्ट होना चाहता हूं और को ओनरशिप में लेना चाहता हूं, मैं और मेरी वाइफ लेना चाहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि बहुत सारा लोगों का वर्ग यही वाला होता है जो नए साल की कुछ फाइनेंशियल अपने गोल्स लेकर चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आप अगर प्योरली सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपको सैलरी के अलावा कोई और एकदम नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप शिफ्ट कर जाइए, चेंज कर जाइए। और एक आपको ध्यान रखना है, इस बार, पिछली बार ओल्ड रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम था, आपको नया चुनना था। इस बार नया रिजीम बाय डिफॉल्ट रिजीम है, आपको ओल्ड चुनना पड़ेगा, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन की कोई इनकम है या कोई और बिजनेस इनकम आपको आ रही है, छोटी सी भी इनकम आ रही है, तो फिर ऑप्शन वंस फॉर ऑल चला जाता है। तो आपको ये अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी ध्यान रखना है। अब जो नए एंट्रेंट हैं, जो नए एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास में सेविंग्स नहीं है, हो सकता है अभी उनकी सैलरी 10 लाख से कम है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपना, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए कि आपको कहाँ पर जाना है। और जैसे मैंने बताया था शुरू में, वित्त मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, तो कहा था कि 2 लाख की छूट तो मैंने बाई डिफॉल्ट आपको दे दी है ना भाई। 5 लाख और 7 लाख का जो डिफरेंस था 2 लाख का, बेसिकली उसका मतलब ये था कि ATC और ATCCD तो हमने आपको बाई डिफॉल्ट दे दिया, तो उसमें तो आप बात ही ना करो। इसके अलावा अगर छूट है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटर हम आपको दे रहे हैं और आप बिल्कुल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, वहीं कैलकुलेट कीजिए, बाकी किसी पे भरोसा ना कीजिए। ऑलराइट सर, तो ये है आपके लिए ऑप्शंस न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए, और किस किस सैलरीड वर्क के लिए कौन कौन से ऑप्शंस ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, इस पर विस्तार से हमने बातचीत करी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील गर्ग सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका भगत जी, आपका भी वक्त निकालने के लिए। पंकज मटपाल जी, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।